जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं अनुज चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं दून डिफेंस ड्रीमर्स के ऑनलाइन पोर्टल पर। आज का जो सेशन रहेगा वो जो मॉक टेस्ट हुआ था उस मॉक टेस्ट का एनडीए के जो 10 अप्रैल को पेपर होने वाला है उसके एक मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा अलर्ट करके रहिएगा। आज इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं है, टाइम थोड़ा कम है और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट में क्या है, आपको 1 से लेके 10 क्वेश्चन तक मोस्ट सिमिलर आपको फाइंड करना है। कहने का मेरा मतलब है आपको 1 से लेके 10 तक सिनोनियम फाइंड करने हैं। ठीक है, स्टेलर ग्रोइंग टेंड्स टू बी अनलिमिटेड। स्टेलर ग्रोइंग क्या है? अनलिमिटेड है। ऑप्शन नंबर 1 है लेंथ। लेंथ 2 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, आप उसको काउंट कर सकते हैं, वो अनलिमिटेड नहीं है। वी में है आपका हेबिनली। हेबिन से मतलब क्या आता है? स्वर्ग की। हेबिनली के सिनोनियम होते हैं आपके गॉडली हो गया, ठीक है, होली हो गया, क्लियर है, सेलेशियल हो गया। सेलेशियल मतलब स्पेस बॉडी को जो रिप्रेजेंट करते हैं, सेलेशियल हो गया। ह्यूज से आप रिप्रेजेंट करेंगे, बड़ा अच्छा वर्ड है ह्यूज। ह्यूज के कुछ सिनोनियम होते हैं। सबसे पहले तो आ गया इनॉर्मस। ह्यूज का मतलब क्या होता है? ENORMOUS। ह्यूज का मतलब है लार्ज इन साइज, बहुत बड़ा, विशाल। इनॉर्मस है। नेक्स्ट है आपका गाइगेंटिक, ठीक है, और नेक्स्ट है आपका कोलोसल। क्या क्या हो गया? ह्यूज है, इनॉर्मस, गाइगेंटिक एंड कोलोसल, सारे सिनोनियम हैं। तो आपके अनलिमिटेड का परफेक्ट आंसर क्या होगा? अनलिमिटेड का परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु रूल्स विद अनलिमिटेड पावर इज कॉल्ड डिक्टेटर। जो ऐसा व्यक्ति जो अनलिमिटेड पावर के साथ रूल करता है उसे डिक्टेटर कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका एनार्चिस्ट। एनार्चिस्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति वन हु अपोज गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो, जो सरकार को गिराना चाहता है। नेक्स्ट है आपका ईगोइस्ट। आप सभी को पता है, अपने बारे में ही सुनना है, अपने बारे में ही बात करना है, अपने आप को सबसे ऊपर समझना है, वो ईगोइस्ट है। अब है ऑटोक्रेट या साइकोफेंट। ऑटोमेटिक गाड़ियां अकेली चलती हैं, तो ये जो आपका एक ही पर्सन, जो अकेला पर्सन रूल करे उसे ऑटोक्रेट करेंगे। साइकोफेंट यहां पे बड़ा अच्छा वर्ड है। साइकोफेंट का मतलब है माय डियर चापलूस या चापलूसी करना। ठीक है, साइकोफेंट चापलूस हो गया। इसके सिनोनियम आ गए आपके कॉक्स आ गया, ठीक है, नेक्स्ट आपकी फ्लैटरी आ गया, या आपका यहां पे विडल आ गया। साइकोफेंट, विडल, कॉक्स या फ्लैटरी, सबका मतलब क्या है? चापलूस या चापलूसी करना। क्लियर है ना? चापलूस या चापलूसी करना। नेक्स्ट है द आर्टिकल वॉज सो वेल रिटन। आर्टिकल इतने अच्छे तरीके से लिखा हुआ था कि इट मेरिटेड केयरफुल स्टडी। आर्टिकल इतने अच्छे तरीके से लिखा हुआ था कि उसको अगर आपको समझना है तो केयरफुल स्टडी करनी पड़ेगी। उसको समझने के लिए इट डिजर्व्ड केयरफुल स्टडी। क्या है? इट डिजर्व्ड केयरफुल स्टडी। नेक्स्ट है सपोर्ट। सपोर्ट आपका एक ही सिनोनियम के लिए पूछा जाता है और वो है एडवोकेसी या एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब क्या होता है? कोई भी एडवोकेट अपने क्लाइंट को क्या करता है? सपोर्ट करता है। एडवोकेट का मतलब भी क्या है? आपका सपोर्ट ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लीज डू नॉट इंटरफेयर विद माय वर्क। कृपया मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। मेरे काम के बीच में टांग मत अड़ाओ। तो यहां तो ऑप्शन नंबर 1 आपका पहले ही हो गया ना, मेडल। मेडल मतलब क्या है? काम के बीच में टांग अड़ाना, इंटरफेयर करना, ऑब्स्टिकल प्रोवाइड करना। इंटरफेयर का मतलब आपका ऑब्स्टिकल से भी रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। यहां अब देखो, ऑब्जेक्ट तो मतलब ऑब्जेक्ट है, ये पेन एक ऑब्जेक्ट है, ये बोर्ड एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में कोई नाउन प्रोनाउन भी हो सकता है। यहां बड़ा अच्छा वर्ड है कॉपी। कॉपी करने का एक सिनोनियम बड़ा अच्छा आता है इमिटेट। इमिटेट मतलब भी क्या होता है? कॉपी करना होता है। इमिटेट, इमिटेट मतलब क्या है? कॉपी करना होता है, नकल करना होता है। और कॉपी के अगर मैं अपोजिट आपसे पूछूं तो अपोजिट आप क्या बताएंगे? कि सर जो ओरिजिनल है, जो जेन्यून है, जो ऑथेंटिक है। तो ओरिजिनल, जेन्यून, ऑथेंटिक, ये सारे के सारे एक तरफ हो गए रियल, अपोजिट हो गया कॉपी। ठीक है, या फिर फिक्टिशियस या इमिटेट। क्लियर? नेक्स्ट है दिस जॉब इज वेरी टीडियस। ये जो जॉब है ना वो क्या है? वेरी टीडियस। टीडियस, टेडी बियर, मेरा टेडी गया मर और मेरी लाइफ हो गई टीडियस। मेरा टेडी गया मर और मेरी लाइफ हो गई टीडियस। तो टीडियस का मतलब होता है भैया बोरिंग।
टीडीएस का मतलब क्या है? बोरिंग। आंसर क्या हो जाएगा आपका? टायरसम। टीडीएस के सिनोनियम में बोरिंग भी आता है। दूसरा एक बड़ा अच्छा वर्ड है मोनोटोनस। ठीक है, दूसरा एक बड़ा अच्छा वर्ड है मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब भी बोरिंग, टीडीएस मतलब बोरिंग, टायरसम मतलब बोरिंग, डल भी उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर ये दोनों है तो परफेक्ट आंसर आपका टायरसम होगा, यानी कि बोरिंग या उबाऊ थिंग को ये रिप्रेजेंट करते हैं। एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग तो इसके एंटोनियम है आपके। एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग क्या है? एंटोनियम है। मोनोटोनस को याद रखिएगा, मोनोटोनस मतलब बोरिंग, टायरसम या फिर आपका टीडीएस। नेक्स्ट है द सेज। सेज मतलब जो संत था, डिड नॉट वांट टू बी बॉदर्ड विद मुंडेन कंसर्न। कंसर्न मतलब है आपकी चिंताएं। कंसर्न मतलब क्या है? चिंताएं। अगर मैं इसका सिनोनियम देखूं तो एंजाइटी। ठीक है, एंजाइटी मतलब क्या है? चिंता हो गई आपकी कि भैया मुंडेन की जो सामाजिक चिंताएं हैं, उनसे जो संत है वो सामाजिक चिंताओं से परेशान नहीं होना चाहता। जो संत है वो सामाजिक दुनिया भर की चिंताओं से परेशान होना नहीं चाहता, और दुनिया भर की चिंताओं से परेशान नहीं होता तो आंसर सिनोनियम में वर्ल्डली हो गया। ठीक है, टेरिबियल तो आपका बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, मीनिंगलेस, सुपरफ्लुअस मतलब जरूरत से ज्यादा। तो जो संत होते हैं उन्हें मतलब नहीं दुनिया में क्या चल रहा है समाज में, वो अपनी दुनिया में लीन है, भक्ति में। ठीक है, भोले की भक्ति में, सुना है ना। तो मुंडेन मतलब क्या हो जाएगा? वर्ल्डली। नेक्स्ट है ही इज वेरी इंटेलिजेंट बट इल फेवर्ड बाई नेचर। वो क्या है? बहुत ही इंटेलिजेंट है लेकिन अपने नेचर से क्या है? इल फेवर्ड है। इल फेवर्ड कहने से मतलब है यार इंटेलिजेंट तो बहुत है लेकिन बहुत जल्दी उसका पारा हाई हो जाता है, बहुत जल्दी चिंताएं करने लगता है, लड़ लेता है। सॉफ्ट टेम्पर्ड है। सॉफ्ट टेम्पर्ड का मतलब क्या है? जल्दी परेशान होने वाला, चिढ़ने वाला, लड़ाई करने वाला। इंटेलिजेंट तो है, वो तो बात ठीक है। चलिए, devotees lives that God dwells in their, ठीक है, devotees believe that God dwells in their heart। जो भक्त हैं वो ये विश्वास करते हैं कि भगवान कहाँ हैं? उनके दिलों में है। तो dwells का मतलब क्या है? कि भगवान उनके दिलों में रहते हैं। तो रहते के लिए क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, lives। dwells मतलब क्या हो जाएगा? रहना। भगवान उनके दिलों में रहते हैं, तो रहने को सीधा सीधा आंसर आ गया, dwell वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट बोला है नॉट एवरीवन कैन रिस्पॉन्ड टू अ डिफिकल्ट क्वेश्चन क्विकली। हर एक व्यक्ति जल्दी इस डिफिकल्ट क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड टू नहीं करता। रिस्पॉन्ड टू कर नहीं करने का मतलब है कि हर कोई पर्सन इतनी जल्दी इस ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन के आंसर नहीं करता या नहीं कर पाता। तो रिस्पॉन्ड टू का मतलब क्या हो जाएगा आपका? आंसर नहीं दे पाता। अगर ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो सीधी सी बात है ना, रिस्पॉन्ड टू का मतलब कि भैया आंसर नहीं कर पाता। अभी जितने भी आप यहाँ पे जो देख रहे हैं उसमें अगर आपको यहाँ देखना है कि रिस्पॉन्ड टू का मतलब एकदम आपने ऑप्शन में देखा होगा, उन्होंने कहा मैंने आंसर कर दिया, तो रिस्पॉन्ड टू का मतलब है कि बहुत ही इतने हर कोई ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ऑल दीज आइटम्स हैव बीन मार्क्ड डाउन। अब मैं इसको थोड़ा सा मैथ्स से रिलेट कर देता हूं। मैथ्स में आपने 10th में, 11th या 12th में वहां एक मार्क प्राइस पड़ी होती है। ठीक है, तो क्या है कि सभी आइटम्स पे जो मार्क प्राइस है वो डाउन कर दी गई है, यानी कि रिड्यूस कर दी गई है प्राइस में। मार्क डाउन का मतलब होता है किसी की जो प्राइस है उसको कम कर देना। और 10th में हमने 11th 12th में मार्केट प्राइस पड़ी थी एमपी, इसका नाम क्या होता था? एमपी, मार्क डाउन। नीचे दिखाना। चलिए फटाफट से डायरेक्शन 11 से लेके 20 तक क्या करना है? सेलेक्ट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स एरर। फटाफट से, आपके पास 2 सेकंड है, 2 सेकंड है आपके पास, फटाफट से आंसर करिएगा। 11 से लेके 20 में एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन रहेंगे। नीदर द प्रिंसिपल नॉर द स्टूडेंट्स टेक्स इंटरेस्ट इन द जनरल वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। ना प्रिंसिपल और ना ही स्टूडेंट्स, ना प्रिंसिपल और ना ही स्टूडेंट्स क्या करते हैं? इंटरेस्ट लेते हैं जनरल वेलफेयर में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक छोटा सा रूल है, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट विद ईदर और नीदर नॉर द वर्ब विल बी इन अकॉर्डेंस विद द सेकंड सब्जेक्ट। अगर कभी 2 सब्जेक्ट्स को ईदर और, नीदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा जाता है तो जो वर्ब है उसमें वो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग आती है, और सेकंड पर्सन में है स्टूडेंट्स और आपका स्टूडेंट्स है प्लूरल। तो अगर नीदर नॉर से जुड़ने वाले सेंटेंस में वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, सेकंड सब्जेक्ट स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर्ब भी तो प्लूरल होनी चाहिए।
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लूरल होती है, उसमें एस लगा के तो उसे सिंगुलर बनाया जाता है। तो सर सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग टेक्स नहीं होना चाहिए, टेक होना चाहिए। क्या हो जाएगा? सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग टेक्स नहीं होना चाहिए, टेक होना चाहिए। तो बी पार्ट में आपका एरर है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोले हैं? दो वी ड्रोव फास्ट, ठीक है, हालांकि हमने तेज गाड़ी चलाई, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी कुड रीच द स्टेशन। हालांकि हमने तेज गाड़ी चलाई लेकिन फिर भी स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी छूमंतर हो गई। जब भी पास्ट में दो एक्शंस होती हैं, जब भी पास्ट में दो एक्शंस होती हैं तो जो पहले एक्शन होती है वो पहले और जो फर्स्ट वाली एक्शन है वो आपका कहां रहेगी? वो आपका, ठीक है, वो आपका रहेगी HAD हेड है, वो आपका पास्ट परफेक्ट में रहेगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। और जो सेकंड एक्शन होगी यानी कि जो बाद वाली एक्शन होगी वो आपकी सिंपल पास्ट में रहेगी, यानी कि वर्ब की केवल सेकंड फॉर्म के पास। ऑल्दो वी ड्रोव फास्ट, हालांकि हमने तेज गाड़ी चलाई, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी कुड रीच द स्टेशन। हालांकि गाड़ी तो तेज चलाई थी लेकिन इससे हमारे स्टेशन पहुंचते उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ठीक है, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो भैया हम स्टेशन बाद में पहुंचे, ट्रेन पहले निकल गई। तो जो काम पहले होता है पास्ट में वो आता है आपका पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी कुड रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पहुंच सकते उसके पहले ट्रेन जा चुकी थी। ए वाले पार्ट में फटाफट से आ जाओ, ठीक है। Heavily rain prevented us to go to the cinema, भारी वर्षा ने हमें सिनेमा जाने से रोक लिया, ठीक है। द वर्ब प्रिवेंटेड, ठीक है, नोट कर लेना, द वर्ब प्रिवेंटेड विल ऑलवेज 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 बी फॉलोड बाय प्रपोजिशन फ्रॉम एंड विल बी फॉलोड बाय अ जिरंड। आपकी ये जो वर्ब है प्रिवेंटेड के बाद हमेशा प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज होगा और उस फ्रॉम के बाद जो एक्शन रहेगी वो एक्शन आपकी जिरंड होगी, यानी कि ING फॉर्म में होगी। भारी वर्षा ने हमें सिनेमा जाने से रोक लिया, हैवी रेन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग टू दिस सिनेमा, ठीक है, प्रिवेंटेड के बाद फ्रॉम प्रपोजिशन। चलिए फोर्थ वाले में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है? द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जो फैमिली के मेंबर्स थे, सून बिकेम अवेयर व्हाट हैड टेकन प्लेस, जो फैमिली के मेंबर्स थे उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि क्या हुआ। अब जितने भी जो घर से बाहर रह के पढ़ रहे हैं ना, उन्होंने कभी ना कभी ऐसा काम किया होगा कि कहीं रूम की तलाश में वो इधर से उधर जाएं, तो जो गेट है उस गेट पर लिखा होता है बीवेयर डैक्स डॉग्स, कुत्तों से सावधान। तो ये जो वर्ड है अवेयर, या इसी के आगे मैं बी लगा दूं, जो वर्ड है बीवेयर वो हमेशा आपका है प्रपोजिशन ऑफ से। कहां एरर है? तीसरे वाले पार्ट में। बीवेयर ऑफ डॉग्स होता है या अवेयर ऑफ समथिंग होता है, अवेयर ऑफ समथिंग, अवेयर ऑफ दैट, अवेयर ऑफ दिस, वो हमेशा आपका फॉलोड होगा प्रपोजिशन ऑफ से। तो आंसर क्या है? सी वाले पार्ट में एरर थी। नेक्स्ट है ही वॉन्टेड मी, वो मुझे चाहता था, टू ब्रिंग 2 ब्रेड्स एंड सम बटर फॉर ब्रेकफास्ट, वो चाहता था कि मैं उसके लिए 2 ब्रेड और कुछ क्या लेके जाऊं, कुछ बटर लेके जाऊं उसके नाश्ता के लिए। नाउन का रूल नंबर 3 याद करो बच्चों, नाउन का रूल नंबर 3 याद करो। लगेज, बैगेज, नॉलेज, परसेंटेज, इंफॉर्मेशन, ठीक है, आया क्रॉकरी, स्टेशनरी, वर्क, इक्विपमेंट, एविडेंस, मिसचीफ, एडवाइस, हेयर, कॉस्ट, फ्यूल, ट्रैफिक, ब्रेड, ज्वेलरी, सीनरी, ये कभी भी आपके प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ब्रेड आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन में आप एस नहीं लगा सकते, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं, नॉलेज का नॉलेजेस नहीं, ठीक है ना, ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं। अगर आपको बनाना है तो आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी बनाइए, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन बनाइए। यहां 2 है तो क्या होगा? 2 लोफ्स ऑफ ब्रेड, ठीक है, 2 लोफ्स ऑफ ब्रेड। ब्रेड आपका अनकाउंटेबल है भैया, अनाज अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन में कभी एस नहीं आता। एड मिसचीफ होता है, मिसचीफ्स कभी नहीं होता,
ठीक है, ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक्स नहीं होता। आप अनकाउंटेबल नाउन में एस कभी नहीं लगाएंगे। द एरर इज इन पार्ट नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16 है, द पेरेंट्स आर हैप्पी टू नो दैट अ नंबर ऑफ समर प्रोग्राम्स हैज बीन अरेंज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स को यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि सब कुछ नंबर ऑफ समर प्रोग्राम्स हैं जो अरेंज किए गए हैं उनके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की भलाई के लिए। आ नंबर ऑफ के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट रहता है, मैंने अपनी पहली वीडियो में ही बताया था, वो प्लूरल सब्जेक्ट रहता है और प्लूरल वर्ब रहता है हमेशा। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ। उसके बाद सर जो दी नंबर ऑफ होता है, दी नंबर ऑफ के बाद आने वाला सब्जेक्ट आपका, ठीक है, द सब्जेक्ट फॉलोइंग द नंबर ऑफ विल बी प्लूरल बट वर्ब विल बी सिंगुलर। छोटा सा अगर मैं रिवाइज करूं कि आ नंबर ऑफ के बाद आने वाली वर्ब प्लूरल होती है, द नंबर ऑफ के बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर होती है, क्योंकि द डेफिनेट आर्टिकल है, वो डेफिनेट नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वर्ब सिंगुलर। तो यहां पे आप देखिएगा आ नंबर ऑफ की बात हुई है, और अगर आ नंबर ऑफ की बात हुई है तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब रहेगी वो वर्ब हैज होगा या आपका हैव होगा। तो कौन से वाले पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो जो हमारी थी, फर्स्ट वीडियो में ही हमने आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट किया था, सभी चीजों को देखा था। तो आ नंबर ऑफ के बाद आने वाली वर्ब प्लूरल रहेगी। नेक्स्ट है, लेट अस ब्रिंग दिस डिस्कशन टू क्लोज। ठीक है, इस डिस्कशन को चलो बंद करते हैं। देखो भैया, डिस्कशन को क्लोज नहीं किया जाता। आप घर क्लोज करोगे, आप शटर क्लोज करोगे, आप गेट क्लोज करोगे, आप बुक क्लोज करोगे, डिस्कशन को थोड़ी क्लोज कर दोगे कि डिस्कशन की किवाड़ पकड़ी और उसमें ताला लगा दिया। डिस्कशन को क्लोज नहीं किया जाता, डिस्कशन को एंड किया जाता है। ठीक है, डिस्कशन टू एंड, डिस्कशन को क्लोज नहीं किया जाता, डिस्कशन को एंड किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है ईच ऑफ देम। इस वाले में ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला, मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट वीडियो में, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन। somebody, anybody, nobody, everybody, something, anything, nothing, everything। याद है? each, every, either, neither, anyone, none। if a sentence start with these words, the verb will always be singular। अगर इन सभी से कोई सेंटेंस की शुरुआत होती है, वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी। अगर ईच से स्टार्ट हुआ है तो सर जो वर्ब आएगी आपकी, वो वर्ब सिंगुलर होगी कि उनमें से हर एक हैज अ डिफरेंट अलग अलग वर्जन है उनका क्राइम को लेकर। तो ईच के बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर, तो बी पार्ट में एरर है, हैव की जगह हैज। ठीक है, चलो प्रोनाउन के जरा रूल याद करो। मैं और गोपाल वेंट टू द मीटिंग टुगेदर। मैं और गोपाल मीटिंग में साथ गए। अब मीटिंग में साथ जाना कोई गलत बात तो है नहीं, मीटिंग में साथ जाना कोई गलत बात तो है नहीं, अच्छी ही बात है। और किसी भी सेंटेंस में अगर दो या दो से ज्यादा प्रोनाउन का यूज होता है और अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो जो सीक्वेंस रहता है वो 2 3 1 रहता है। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है, उसमें किसी कन्फेशन की बात हुई है, उसमें किसी क्राइम की बात हुई है, तो प्रोनाउन का सीक्वेंस 1 2 3 है। हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो कि सेंटेंस में है नहीं, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, गोपाल थर्ड पर्सन है। तो 2 3 1 के अकॉर्डिंग आई एंड गोपाल नहीं होना चाहिए, गोपाल एंड आई होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए पार्ट में आपकी एरर है, आई एंड गोपाल नहीं, गोपाल एंड आई। जिसने ये प्रोनाउन पढ़ा है उसे समझ में आया होगा एक ही बार में। ठीक है, ही अप्लाइड फॉर एन एम्प्लॉयमेंट इन एन ऑफिस। उसने एक ऑफिस में एक रोजगार के लिए अप्लाई किया। अब मैं दोबारा से इस सेंटेंस में एक तो आपका आना चाहूंगा आर्टिकल पर, और आर्टिकल के बाद मैं आना चाहूंगा नाउन पर। ए एंड एन विल ऑलवेज बी यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। उसने एक ऑफिस में एक रोजगार के लिए अप्लाई किया, या फिर उसने एक ऑफिस में एक जॉब के लिए अप्लाई किया। एक जॉब है, दो जॉब है, जॉब की 10,000 वैकेंसी है, जॉब की 250 वैकेंसी है, 245 वैकेंसीज हैं। आप जॉब को तो काउंट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट ये रोजगार नहीं, रोजगार आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप ए का यूज काहे कर रहे हो? ही अप्लाइड फॉर अ जॉब, ऐसे कह सकते हो कि भैया उसने एक जॉब की, एक ऑफिस में एक जॉब के लिए उसने अप्लाई किया। ये ठीक है ना, उसने एक ऑफिस में एक जॉब के लिए अप्लाई किया। तो ऑप्शन नंबर ए पार्ट में एरर है।
चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं, और चेंज में क्या है, आपसे बोला है कि फारदेस्ट इन द मीनिंग। ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ है फारदेस्ट इन द मीनिंग, से मेरे कहने का मतलब है कि आपको 11 से लेकर, ठीक है, ये 21 से लेकर 30 है, आपको 21 से लेके 30 तक यहां एंटोनियम्स फाइंड करने हैं, या विलोम शब्द आप कह सकते हैं, विलोम शब्द फाइंड करने हैं, एंटोनियम फाइंड करने हैं, किसके, इस वर्ड के, जो आपको येलो कलर में बोल्ड में कैपिटल में लिखा हुआ होगा। बोला है भूबीज, ठीक है, बॉलिंग यस्टरडे प्रूव्ड वेरी कॉस्टली, कि जो कल जो भूबी की, जो भुवनेश्वर की बॉलिंग थी ना, वो बड़ी महंगी पड़ी, बड़ी महंगी पड़ी। तो यहां पे अब अगर ये एसएससी का कोई पेपर होता तो एक ही ऑप्शन में इसका अपोजिट मिलता। अब मैं सिंपली देखूं कि सर कॉस्टली मतलब महंगा है तो उसका अपोजिट सस्ता होगा, कॉस्टली मतलब महंगा है तो उसका अपोजिट सस्ता होगा। लेकिन अगर आप देखें फ्रूगल का मतलब क्या होता है, फ्रूगल का मतलब आपका कंजूस होता है। फ्रूगल के अगर आप सिनोनियम लिखना चाहें तो फ्रूगल का मतलब कंजूस हो गया, स्टिंगी का मतलब आपका कंजूस हो गया, या फिर मीगर आपके कंजूस को रिप्रेजेंट करता है, थ्रिफ्टी भी आपके कंजूसी को रिप्रेजेंट करता है। एक्सपेंसिव मतलब तो सिंपली हो गया आपका महंगा, और फ्रूगल मतलब कंजूस। इसका जो विलोम शब्द होगा ज्यादा खर्च करने वाला, स्पेंडथ्रिफ्ट खर्चीला, वेस्टफुल खर्चीला, प्लेंट, ठीक है, और आपका लेविश खर्चीला, क्लियर है, एक्स्ट्रा बैगेंट खर्चीला। तो जबकि इकोनॉमिकल का मतलब होता है किफायती, ठीक है, किफायती है कि जितना हर कोई अफोर्ड कर सके उतना, ठीक है, जितना अफोर्ड कर सके उतना, महंगा नहीं है, कॉस्टली है नहीं है, एक इकोनॉमिकल है, किफायती है। तो ऑप्शन नंबर परफेक्ट आपका ए वाला जो आंसर है वो होगा। ये फ्रूगल, स्टिंगी, वीडियो को पॉज कर करके जैसे भी आप देखना है उस हिसाब से देखते रहना। I do not like so much likeness between the two boys. मुझे इन दोनों बच्चों की, दोनों लड़कों की इतनी ज्यादा लाइकनेस, जो एक जैसे हैं, समानता, इतनी ज्यादा लाइकनेस मुझे पसंद ही नहीं है। तो अपोजिट क्या है, ये हो गया आपका एनिमी। एनिमिटी मतलब क्या है, आपकी दुश्मनी हो गई, ठीक है, एनिमिटी मतलब क्या है आपका दुश्मनी। इसके सिनोनियम आप लिख सकते हैं हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी, एनिमिटी मतलब दुश्मनी, हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी। और अगर आप दुश्मन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो एंटागोनिस्ट मतलब दुश्मन, FOE मतलब आपके दुश्मन को रिप्रेजेंट करेगा। हेट मतलब, अब अगर वो एक जैसे हैं, अगर मुझे उनकी एक जैसा होना, अगर मुझे उनकी लाइकलीनेस मुझे पसंद नहीं आती, तो मुझे पसंद क्या आता होगा, उनके जो डिफरेंस है वो डिफरेंस पसंद आता होगा। डिसलाइक तो आपका किसी को नापसंद करना, डिसलाइक क्या है, नापसंद। वो एक जैसे हैं तो अपोजिट क्या हो गया, वो अलग अलग हैं, डिफरेंस हैं। ये तो लाइक का अपोजिट है डिसलाइक, किसी से हेट करना, एंटीपैथी, ठीक है, किसी से एंटीपैथी, किसी से हेट करना। यहां पे मैं 3 ऑप्शंस क्वेश्चंस और हैं जो मैं यहां बताना चाहूंगा कि कभी भी डी के साथ वाले में, एक तो ये है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या है, अलग अलग। एक आपका ये वाला भी डिफरेंस होता है, DEFERENCE। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, इसका आपका रेस्पेक्ट होता है, या कह सकते हैं रिवियर, रेस्पेक्ट। दूसरा आपका एक और डिफरेंस के साथ एक डिफिडेंट होता है, DIFFIDENT। डेफिएंट मतलब आपका साई होता है, शर्मीला, या आपका वैशफुल, शर्मीला, ठीक है, डिफिडेंट। और एक होता है आपका DEFIANT, डेफिएंट। डेफिएंट मतलब होता है अवज्ञाकारी, जो अवज्ञा करे, डेफिएंट, DEFIANT, अवज्ञाकारी, जो आपकी बात ना माने, जो आपको डिसरेस्पेक्ट करे, आपकी ना सुने, ठीक है। चलिए, आई एम स्टिल डूबियस अबाउट दिस प्लान। यार मेरे को ना इस प्लान पर ना अब भी संदेह है, मेरे को इस प्लान पर अब भी संदेह है। डूबियस मतलब क्या है, संदेह। डूबियस का और सिनोनियम क्या होते हैं आपके, सस्पिशियस। डूबियस मतलब संदेह, सस्पिशियस मतलब भी आपके संदेह को ही दिखाता है। और बिल्कुल जनरल भाषा में अगर मैं लिखूं तो यानी कि सर डाउटफुल है, संदेह है। अगर किसी की चीज पर, आपको किसी चीज पर संदेह है तो उसका अपोजिट क्या होगा, उसका एंटोनियम क्या होगा, उसका एंटोनियम होगा कि भैया आप किसी चीज को लेकर बिल्कुल पक्का है कि यही है,
पक्का क्या हो गया? सर्टेन। सर्टेन का सिनोनियम क्या होता है? सर्टेन का सिनोनियम होता है कंफर्म। हिंदी का इसका मतलब होता है पक्का। डूबियस मतलब संदेह, सस्पिशियस मतलब संदेह, डाउटफुल मतलब संदेह, अपोजिट हो गया कंफर्म या सर्टेन, पक्का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फेथफुल। फेथफुल क्या है? लॉयल। ठीक है, जिसके लिए प्रति वफादार होता है, लॉयल, फेथफुल, एलिजियंस, क्लियर है, वफादारी। चलिए, लॉयल्टी। नेक्स्ट क्या है? द वाइज से दैट लाइफ इज मेंट नॉट मेयरली टू एक्युमुलेट वेल्थ बट फॉर रियलाइजेशन। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो ये कहते हैं कि भैया जिंदगी का नाम सिर्फ पैसों को, सिर्फ वेल्थ को इकट्ठा करना ही नहीं होता। एक्युमुलेट मतलब क्या है? इकट्ठा करना। एक्युमुलेट मतलब क्या है? इकट्ठा करना ही नहीं होता, जबकि सेल्फ रियलाइजेशन भी होता है, अपने आप को पहचानना भी होता है। एक्युमुलेट मतलब इकट्ठा करना, अमास मतलब इकट्ठा करना, गैदर मतलब इकट्ठा करना, अपोजिट क्या हो जाएगा? अलग अलग करना, स्कैटर करना। अपोजिट क्या हो जाएगा? स्कैटर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड। स्कैटर्ड का सिनोनियम और क्या हो सकता है? स्कैटर्ड का सिनोनियम होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अलग अलग करना, इकट्ठा ना करना। ठीक है, प्रोड्यूस मतलब तो आपका प्रोड्यूस करना है किसी भी थिंग को। He will never turn down your request. वो तुम्हारी रिक्वेस्ट को कभी भी टर्न डाउन नहीं करेगा। टर्न डाउन का मतलब पहले से ही पता चल रहा है कि रिजेक्ट नहीं करेगा। टर्न डाउन मतलब क्या है? कि तुम्हारी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं करेगा, तो तुम्हारी रिक्वेस्ट क्या कर लेगा? तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा। टर्न डाउन नहीं करेगा तो क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। टर्न डाउन मतलब रिजेक्ट करना, उसका एंटोनियम, उसका विलोम शब्द क्या हो गया? एक्सेप्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट बोला है रियल हैप्पीनेस डज नॉट लाई इन मटेरियल पोजेशंस अलोन। कि जो वास्तविकता में खुशी होती है, वास्तविकता में जो खुशी है वो मटेरियल पोजेशन में नहीं है। मटेरियल पोजेशन से यहां कहने का मतलब है कि गाड़ी है, आईफोन है, 13 प्रो मैक्स है, ये भी है, वो है, बड़ा बड़ा घर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। कि पूरी जो रियल हैप्पीनेस है वो संपत्ति इकट्ठा करने में ही नहीं होती, कुछ मोरल वैल्यूज भी होती हैं। फिजिकल थिंग्स में तो आपकी ये आती ही हैं, जिसको हम फिजिकली टच करें, फील कर सकें। जो आपकी जितने भी मटेरियल्स मैंने बोला, गाड़ी है, घर है, बाइक है। एसेंशियल मतलब नेसेसरी। एसेंशियल मतलब क्या है? नेसेसरी थिंग्स, जरूरती चीजें। ठीक, तो भैया स्पिरिचुअल क्या है? ये आपका एंटोनियम हो गया। स्पिरिचुअल का मतलब होता है अध्यात्म। जो रियल हैप्पीनेस है वो संपत्ति को इकट्ठा करने में ही नहीं है, अपने अंदर की मोरल वैल्यूज को बढ़ाने में भी है, अध्यात्म का ज्ञान लेने में भी है। स्पिरिचुअल नॉलेज भी आपकी हैप्पीनेस का काम करती है। तो आपके सी वाला आंसर यहां पे हो जाएगा। He was upset by his hostile attitude. Hostile मतलब क्या है? ये hostile आपके दुश्मन को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके फॉय को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके एंटागोनिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके एनिमी को रिप्रेजेंट करता है। hostile, ठीक है, अपोजिट, किसी को अपोज करना, फॉय, एंटागोनिस्ट, आपका एनिमी। अपोजिट क्या हो जाएगा? मेरा दोस्त। ठीक है, दुनिया से आया मेरा दोस्त, तो क्या हो जाएगा? फ्रेंडली हो जाएगा। अब फ्रेंडली के सिनोनियम बड़े प्यारे हैं। फ्रेंडली मतलब दोस्ताना, एमिएबल मतलब दोस्ताना, एमिनेबल मतलब दोस्ताना, डिबोनेर, डिबोनेर मतलब दोस्ताना, कन्विवियलिटी, कन्विवियलिटी भी दोस्ती या दोस्ताना को ही दिखाता है। ठीक है, फ्रेंडली, एमिनेबल, एमिएबल, कैंडिड या डिबोनेर। फ्रेंडली, एमिएबल, एमिनेबल, डिबोनेर या कन्विवियलिटी, ये सारे के सारे किसको दिखाते हैं? दोस्ताना या दोस्ती, अच्छे बिहेवियर को, दोस्ती को दिखाते हैं। कन्विवियलिटी, डिबोनेर, एमिएबल, एमिकेबल, एमिनेबल बोला, एमिएबल था, एमिकेबल था, एमिनेबल भी था, सारे के सारे। अशोका वॉज अ मैग्नेनिमस किंग। अशोक एक बहुत बड़ा फेमस और राजा था।
अब स्मॉल मतलब छोटा। अब अशोक ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई ऑब्जेक्ट था कि मेरे पास जो पेन है वो 50 फीट की है, तेरे पास छोटी पेन है, यानी कि राजा के लिए सर आप स्मॉल का यूज तो कर नहीं सकते। स्मॉल, काइंड। अब देखो मैग्नेनिमस का मतलब ही पॉजिटिव वे में है, उसका एंटोनियम हमें चुनना है, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव तो होगा नहीं, ठीक है। मैजेस्टिक भी पॉजिटिव है, यानी कि अशोका जो था वो आपका पिटी था, दयनीय, ठीक है। अशोका क्या था? पिटी था, छोटा था, दयनीय था। तो ऑप्शन नंबर बी एंटोनियम हम चुन रहे हैं। मैग्नेनिमस का अपोजिट क्या हो गया? पिटी आ गया। चलिए देखो, जो वर्ड मैंने बोला था थोड़ी देर पहले मैंने लिखाया था, मैं इसको रिप्रेजेंट नहीं करने वाला। DIFFE वाला, डिफरेंस मतलब डिफरेंस होना, अलग होना। DEFIANT, डेफिएंट मतलब होता है अवज्ञाकारी, जो आपकी आज्ञा ना माने। तो अपोजिट क्या हो गया? आज्ञा मानने वाला, ओबीडियंट। पेपर में लिखते हैं ना योर ओबीडियंटली। जबकि DIFFI डिफिडेंट वाला होता है शर्मीला, साई, वेस्टफुल। और DEFERENC डेफरेंस मतलब होता है रेस्पेक्टफुल, रिवियर, रेस्पेक्टेड, ठीक है। तो डिफरेंस अलग है। डेफिएंट अवज्ञाकारी का अपोजिट हो गया ओबीडियंट, ये अलग है। डेफरेंस मतलब रेस्पेक्ट, डिफिडेंट मतलब शर्मीला, साई। सारे के सारे याद रखिएगा। चलो एंटोनियम का लास्ट करते हैं। आई फाइंड हिज व्यू रेपग्नेंट, रिपग्नेंट, ठीक है। उसके जो व्यूज मुझे कैसे लगे? रिपग्नेंट लगे। रिपग्नेंट मतलब क्या है? जो आपके अपोजिट हो। अब इसका मुझे अपोजिट चलना है, तो भैया एमिएबल मतलब क्या हो गया? ये उसका सिनोनियम रहेगा। मुझे उसके जो व्यूज लगे वो सपोर्टिव लगे थे। पॉलिटिकल मतलब आपकी राजनीतिक, अपॉलिटिकल मतलब उसका अपोजिट हो गया। रिपग्नेंट का सिनोनियम है रिपल्सिव, लेकिन हमें इसका एंटोनियम देखना है, तो ठीक है, मोरल का अपोजिट है, एंटोनियम होगा एमिएबल, यानी कि मुझे उसके जो व्यूज लगे वो सपोर्टिव लगे, ठीक लगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। क्या करना है? एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। 31 से लेकर 40 तक आपको फ्रॉम 31 to 40 इडियम्स का मीनिंग देखना है। यमन सर्विस का मतलब क्या होता है? यमन सर्विस का मतलब है बहुत अच्छी सर्विस। 5 स्टार होटल्स पे लिखा हुआ मिलता है। यमन सर्विस का मतलब है बहुत अच्छी सर्विस, यानी कि एक्सीलेंट सर्विस। और मैं एक्सपेक्ट भी करूंगा कि आपको आंसर्स हो। टू कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे, अरे यार छोड़ना, आज ही खत्म करते हैं, आज का ही दिन, आज खत्म करते हैं, छोड़। टू कॉल इट अ डे का मतलब होता है टू कंक्लूड प्रोसीडिंग, किसी चीज को खत्म करना। टू कॉल इट अ डे का मतलब क्या है? आज इसी चीज को खत्म करते हैं, आज खत्म करते हैं, बहुत हुआ। टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट, टू पुट अप विद। टू पुट अप विद का मतलब होता है किसी चीज को बर्दाश्त करना। टू पुट अप विद का मतलब है किसी चीज को बर्दाश्त करना, तो आंसर क्या हो जाएगा? टू टॉलरेट। पुट अप विद का मतलब किसी चीज को बर्दाश्त करना है, तो आंसर आपका क्या रहेगा? टू टॉलरेट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, सी ब्रोक डाउन इन दी मिडल ऑफ हर स्पीच। वह अपनी स्पीच के बीच में ब्रोक डाउन हो गई। अब ब्रोक डाउन तो पहले से ही डाउन हो रहा है, तो सर देखो नेगेटिव तो रहा होगा। स्पीच के बीच में, ठीक है, कुड नॉट प्रोसीड, आगे बोल नहीं पाई, नीचे गिर गई, गुस्सा हो गई, गुस्सा तो नहीं हुई होगी, या क्राइड। तो ब्रेक डाउन का मतलब है डिप्रेशन में चले जाना, रो पड़ना। याद रखना, ब्रेक इनटू टीयर्स होता है ना, जब आप टीयर्स की बात करेंगे तो सी ब्रेक्स इनटू टीयर होगा। ये प्रपोजिशन इनटू से फॉलो होता है। सी ब्रेक्स इनटू टीयर्स, यानी कि सी क्राइड, स्पीच के बीच में वह रो पड़ी। नेक्स्ट है द रैंक एंड फाइल, ठीक है, द रैंक एंड फाइल। The lieutenant ordered the rank and file to stand in a queue. लेफ्टिनेंट ने ऑर्डर किया सारी रैंक एंड फाइल को कि क्वी में लाइन खड़े हो जाओ, एक लाइन में खड़े हो जाओ। जब आप आर्मी में लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर जाते हैं तो वहां एक आप ऑफिसर होंगे, और रैंक एंड फाइल का मतलब होता है आर्मी के या किसी तबके के वो सिपाही जो ऑफिसर नहीं है। द रैंक एंड फाइल का मतलब होता है द ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, एक सोसाइटी के, एक समाज के, एक तबके के ऐसे लोग जो ऑफिसर नहीं हैं, यानी कि वो सामाजिक समान लोग हैं, ऑर्डिनरी पर्सन है। द रैंक एंड फाइल मतलब वो लोग जो ऑफिसर्स नहीं हैं। लॉन्ग इन द टूथ, लॉन्ग इन द टूथ, ठीक है, ये जो एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स के दांतों से गिना जाता है, ठीक है, जो खासकर जो गांव के से हैं, कुछ विलेज से बिलोंग करते हैं, उनको पता होगा, ठीक है, मेरे को पता है।
उनके दांत देख के उन्हें पता करता है कि उसकी एज कितनी है। लॉन्ग इन द टूथ का मतलब है टू ओल्ड फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। मैं 80 साल के, मैं 90 साल के किसी एजेड पर्सन से कहता हूं कि आपको इतनी स्पीड से 20 साल के बच्चे के साथ भागना है, तो वो क्या कहेगा, आई एम लॉन्ग इन दी टूथ एंड आई कैन नॉट रन विद हिम। मैं इस एक्टिविटी के लिए, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए बहुत बूढ़ा हूं। वहीं पर अगर मैं उससे कहूं कि भैया आपको जज बनना है, तो जज में उसने पूरी लाइफ के उसके पास एक्सपीरियंस है, वो ज्यादा अच्छी कर सकता है जजमेंट एक 20 साल के बच्चे जैसा। ठीक है, टाइम्स वर्थ, ये आपका एक नेगेटिव है। और वर्थ मतलब क्या है, 10 रुपीज वर्थ शुगर। ठीक है, 10 रुपए की बर्थ बराबर चीनी। तो डाइम्स बर्थ अगर आपका नेगेटिव बर्थ है, तो डाइम्स बर्थ का मतलब होता है एक इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, एक ऐसा अमाउंट जो बिल्कुल ना के समान हो। ठीक है, ये बिल्कुल वही वाला है, अ ड्रॉप इन दी बकेट। अ ड्रॉप इन दी बकेट का मतलब भी है एन इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, अ डाइम्स वर्थ का मतलब भी होता है एन इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। नेक्स्ट है आपका इन दी ब्लूज। ठीक है, आज ब्लू है पानी पानी, और तुम्हारी आंखों से अगर पानी झलकने लगे तो इसका मतलब क्या है, आप डिप्रेशन में हैं। तो इन दी ब्लू का मतलब है लो स्पिरिटेड, आपका जो उत्साह है वो क्या है, नीचे है, लो स्पिरिट है। स्पिरिट मतलब है उत्साह, फर्वेंट मतलब उत्साह, एंथुसियाज्म मतलब उत्साह, गस्टो मतलब उत्साह, आर्डर मतलब उत्साह। ठीक है, तो क्या है, स्पिरिटेड मतलब आपके एंथुसियास्टिक, गस्टो, जील, ZEAL, जील हो गया, एंथुसियाज्म, जील है, एंथुसियाज्म है, फर्वेंट है, ठीक है, गस्टो है। ये सारे के सारे किसको दिखाते हैं, उत्साह को दिखाते हैं। आपके किसको दिखाएंगे, उत्साह को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन दी ब्लूज का मतलब है कि भैया पर्सन डिप्रेस्ड हो गया, उत्साह जो है वो बहुत कम है। टू गिव अ पीस, नेक्स्ट 39 है, टू गिव अ पीस ऑफ माइंड। ठीक है, आप यहां पे काम कर रहे हैं, बच्चा सामने खेल रहा है, आपको डिस्टर्ब करना है और आपको चाहिए पीस। अब 2 थप्पड़ लगाए उसको या फिर डांटा उसको और वहां से भगा दिया, अब आपको पीस ऑफ माइंड मिल गई, आप काम कर सकते हो। टू गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब है किसी को डांटना, फटकारना, स्कोल्ड करना। स्कोल्ड मतलब किसी को डांटना, फटकारना। चेस्टाइज मतलब किसी को डांटना, फटकारना। एडमोनिश मतलब किसी को डांटना, फटकारना। अपब्रेड मतलब किसी को डांटना, फटकारना। ठीक है, CHID, साइड मतलब किसी को डांटना, फटकारना। स्कोल्ड, अपब्रेड, चेस्टाइज, एडमोनिश या साइड, ये सारे के सारे एक ही सिनोनियम है। या रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड आपका डांटना या निंदा करना है, रेप्रीमेंड। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे सिनोनियम है आपके, चेस्टाइज, स्कोल्ड, एडमोनिश, अपब्रेड, साइड या रेप्रीमेंड, डांटना, फटकारना। अपोजिट अगर मैं इसका एंटोनियम बोलूं तो अपोजिट क्या होगा, उसकी तारीफ करना, प्रेज, एप्लाउड, एप्लाउज, कमेंडेबल। ठीक है, तारीफ करना। कीप्स एन ओपन हाउस, मेरा घर तो माता रानी का दरबार है, सबकी स्वागत है। ठीक है, मेरा घर तो माता रानी का दरबार है, सबका स्वागत है। कीप एन ओपन हाउस का मतलब है वेलकम ऑल मेंबर्स, सबको वेलकम करना, वेलकम्स ऑल मेंबर्स, सबको मेंबर वेलकम करना। तो आंसर नंबर A। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, मैं थोड़ा सा आपको यहां पे ब्रीफिंग कर देता हूं। आपको 41 से लेके जो भी आगे 50 सेंटेंस है उसको आपको जंबल्ड सेंटेंस करना है। और करना क्या है कि S1 से मतलब है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग आपकी यहां से होनी है। S6 का मतलब है सेंटेंस एंड यहां पर होना है। ये जो PQRS आपको येलो कलर में दिख रहे हैं, सिर्फ इनको आगे पीछे अरेंज करना है। मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू टैकल विद PQRS, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, जहां पे आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच से किया था। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। किसी भी एक इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के माध्यम से, लैंग्वेज के जरिए, लैंग्वेज इज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वंस फीलिंग्स टू अदर्स। अपनी फीलिंग्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचा सकते हैं, यही तो लैंग्वेज है। लैंग्वेज में सबसे पहले सब्जेक्ट आया, तो उसके सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, उस सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए भैया वर्ब आपका। महात्मा गांधी इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ब है? नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो नाउन है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए। महात्मा गांधी टू दी प्रॉब्लम्स, टू आपका वर्ब है? नहीं, टू आपकी प्रपोजिशन है, ये भी नहीं हो सकता।
और बिलीव्ड आपकी वर्ब है या वॉज आपकी वर्ब है। महात्मा गांधी, अब यहां तो बिलीव करेंगे, महात्मा गांधी वॉज नो आंसर, नहीं, महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट, महात्मा गांधी ये विश्वास करते थे, ठीक है, क्या विश्वास करते थे, दैट टू। अब दैट के बाद आपको हमेशा उस नाउन को रखना है पर बिलीव किया जाता था। अब दैट के बाद प्रेपोजिशन रखोगे, वर्ब रखोगे या नाउन रखोगे, किस पर विश्वास रखते थे, उस चीज का नाम तो बताओ जिस पर विश्वास रखा जाता था। बिलीव्स ऑन इंडस्ट्रियलाइज, दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन दूसरा एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अब सर सब्जेक्ट के बाद दोबारा वर्ब चाहिए, ये वर्ब है, ये प्रेपोजिशन है, लेकिन मुझे चाहिए वर्ब उस नाउन के बाद। तो महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज नो आंसर टू द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय प्रेपोजिशन ऑफ, ये रहा प्रेपोजिशन ऑफ, प्रॉब्लम के बाद हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ आएगा। तो आपका ये हो गया एस पी और आर क्यू, एस पी आर क्यू, एस पी आर क्यू, फोर्थ वाला ऑप्शन, ठीक है ना, एस पी आर क्यू, ये हो गया आपका नेक्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? ठीक है, अगले वाला जो सेंटेंस है मैं आपको 2 सेकंड दूंगा उसमें, ठीक है। 2 सेकंड कहने का मेरा मतलब है 2 सेकंड ही होता है मेरे 2 सेकंड का मतलब, ठीक है ना, मेरे 2 सेकंड का मतलब 20 सेकंड नहीं होता ज्यादा, ठीक है, फिर भी मैं आपको दूंगा तो 10 सेकंड ही ठीक है। चलिए, ये आपका स्टार्टिंग है और ये आपकी एंड है, और इसके बीच में आपको एसपीक्यूआर को, पीक्यूआरएस को अरेंज करना है। इफ वी आर, अगर हम क्या होते, इफ बी आर वी सेल, क्या करते नहीं पता सर। इफ वी आर के बाद आपको उस ऑब्जेक्ट तो देना पड़ेगा, क्योंकि इफ ने आपको कंजक्शन हो गया, वी आपका सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद ये आ गई आपकी वर्ब, ठीक है। इफ वी आर रियली डिटरमाइंड टू डू अ थिंग, अगर हम रियली डिटरमाइंड होते किसी थिंग को करने के लिए, हाउएवर डिफिकल्ट इट मे बी, ये कितनी भी डिफिकल्ट होती, वी शैल एटलीस्ट फाइंड अ वे ऑफ डूइंग, हमें इसको करने का एक तरीका मिल जाता। ऑप्शन नंबर डी। अब सर मैंने यहां पर करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहां आपका इफ के बाद बी सब्जेक्ट, आर वर्ब, और आर वर्ब के बाद हमें इफ बी आर, अगर हम सच में डिटरमाइंड होते, बी आर के बाद बी सेल तो आ नहीं सकता, तो पी वाले तो ऑप्शन वैसे ही कट गया। इफ वी आर एट द लास्ट फाइंड अ वे, एट द लास्ट, आर के बाद प्रपोजिशन नहीं, ये ऑप्शन कट गया, एस वाला बचा भैया, इफ के बाद तुरंत हाउएवर नहीं आता, तो आपका आंसर हो गया क्यू वाला, एक ही आंसर आपका क्यू से स्टार्ट भी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका स्टार्टिंग है, ये आपकी एंड है, और इनके बीच में आपको चीजों को अरेंज करना है, ठीक है ना। ये जो मिडल में है, उन मिडल वाली चीजों को आपको अरेंज करना है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। देखो S1 और S6, कभी कभी S6 भी बहुत हेल्प करता है आपके आंसर्स को निकालने में। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुई है हमें नहीं पता अभी। फॉर द फर्स्ट टाइम 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, पहली बार 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन, ठीक है, एन्यूमरेटेड, एन्यूमरेटेड मतलब लगाई गई हैं, जोड़ी गई हैं, ऐड की गई हैं। फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया, लोगों के लिए, अंडर द 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट के तहत। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, अंडर द 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट के तहत, ठीक है ना, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। एक तो सर देखो, इन्यूमरेटेड का मतलब अगर आपका किसी भी सेंटेंस में जोड़ना है, ऐड करना है, तो वो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को कहां इन्यूमरेट किया गया है, कहां जोड़ा गया है, इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सर एक बात तो तय है कि क्यू वाला ऑप्शन आपका लास्ट में आना चाहिए, या तो आंसर ये है या फिर आंसर ये है। इन्यूमरेट की गई है कहां आपकी, ये इन्यूमरेट की गई है आपकी किसमें, इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। For the first time 10 fundamental duties under the 42nd Amendment Act for the citizen of India have been enumerated, यहां इसने चेंज कर दिया, तो आपका बी के साथ जाएंगे हम। For the first time 42nd Amendment Act के तहत for the citizen of India, इसके ऑप्शंस भी कुछ एरर लग रहे हैं, ठीक है। SRPQ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, इसको दोबारा से कर लेते हैं पूरा शुरू से। ये आपका स्टार्टिंग हो गया, ठीक है। चलिए इसको जोड़ ही लेते हैं पूरा। ये आपका स्टार्टिंग हो गया, और ये हो गया भैया एंड,
और एंड में आपकी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया हैव बीन इन्यूमरेटेड। सर क्यू से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है, या तो आपके इसके बाद सब्जेक्ट या तो पी में है या एस में है, इन दोनों से ही स्टार्टिंग आपकी होगी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पहले वाले को देखिएगा, अंडर द 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट के तहत फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया, 42nd अमेंडमेंट के तहत क्या होना चाहिए ये तो बताओ, नहीं पता, चलो ठीक है। और पी को आप लास्ट में नहीं रख सकते, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, पहले ये सब्जेक्ट आएगा फिर इन्यूमरेटिव आएगा। बी वाले को देखना, फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन इन्यूमरेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन्यूमरेटेड आपका लास्ट में है, ठीक है। सेकेंड है, फॉर द फर्स्ट टाइम 10 फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव बीन इन्यूमरेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और बी वाले में है आपका, ठीक है, पी से स्टार्ट किया गया है, हैव बीन इन्यूमरेटेड अंडर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका आंसर क्या है, हम बी वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे कि यहां पे सेकंड वाले में कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत 10 फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं उनको एडअप किया गया है। लॉन्ग टाइम एगो, एक बार लॉन्ग है, ठीक है, एक बार लॉन्ग है, लॉन्ग टाइम एगो, ये आपका स्टार्टिंग हो गया। Who lived with his wife? Who lived? अरे सर WHO तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन था, और प्रोनाउन की खासियत है कि वो नाउन के रिपीटिशन को कम करता है। जिस नाउन के रिपीटिशन को ये रिलेटिव प्रोनाउन कम कर रहा है, कम से कम पहले उस नाउन को तो रखो, तो यानी कि सेंटेंस की स्टार्टिंग पी से नहीं होगी। लॉन्ग टाइम एगो हु लिव्ड विद हिज वाइफ, जो रहता था अपनी वाइफ के साथ, इन अ कंट्री कॉल्ड, ठीक है, क्या क्या कहता था, उसका नाम है चिंचिंगचू, ठीक है, इस कंट्री में रहता था, चाइनीज नाम है। देयर रूल्ड अ नोबल किंग, एक राजा रहता था, बहुत लंबे समय पहले एक राजा रहता था, जो, तो आर से स्टार्टिंग है, ठीक है, आर से स्टार्टिंग नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, ऑप्शन शायद मिसमैच है। अब यहां पे जो एस की ऑप्शन है, देखो, वो रहता था अपनी वाइफ के साथ और 4 डॉटर्स के साथ। Who live with his wife and 4 daughters, जो आपकी अपनी वाइफ के साथ और 4 डॉटर्स के साथ यहां पे रहता था। तो यहां पे मैंने इसे क्लीन किया, और यहां पे क्लीन करने के बाद मैंने यहां पे लिखा सीधा सीधा जो अपनी डॉटर्स के साथ, कि सर पी के तुरंत बाद एस आना चाहिए, ठीक है ना, पी के तुरंत बाद एस मेरे को चाहिए, जो रहता था अपनी वाइफ के साथ एंड 4 डॉटर्स के साथ, ठीक। तो फॉर लॉन्ग टाइम एगो देयर रूल्ड अ नोबल किंग who lived with his wife and 4 daughters in a country called Chikmagalur, beautiful, graceful and well versed in the fine arts। तो आपका क्या है, आर सेंटेंस हो गया। इस नोबल किंग को एक रिलेटिव प्रोनाउन ने कम किया, आपका पी आ गया, पी के तुरंत बाद एस और उसके बाद क्यू, ठीक है, कोई बात नहीं, ऑप्शन में अगर मिसमैच है तो आपका ये आंसर हो जाएगा आर पी एस क्यू, ठीक है ना, आर पी एस क्यू। क्लियर है? चलिए, तो देखो आज की जो क्लास है उस क्लास को शायद 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है ना, 1-2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। उस क्लास को अभी और सर की और भी वीडियोस आने वाली हैं, मैथ्स की वीडियोस भी आने वाली है, तो सर का टाइम भी हो रहा है। आज की क्लास को हम यहीं स्टॉप करेंगे। 1-2 क्वेश्चन और थे PQRS के ही हमारे। आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में रखिएगा, पिछली बार भी रखा था मैं, उन पे एक वीडियो आ भी गई है, ठीक है, और वीडियो आती रहेंगी। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। आपको किसी टॉपिक में डाउट है पर्टिकुलर, तो उस टॉपिक का मेरे को बताइए, वो टॉपिक पे वीडियो आएगी, 10 से पहले ही आ जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं स्टॉप करिए और पढ़ते रहिएगा, जी जान लगा दीजिए। आपका सपना बहुत बड़ा है, तो इस बड़े सपने को पूरा करने के लिए आपको मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी। तो आज की क्लास इसी के साथ मैं यहीं खत्म करता हूँ। जय हिंद, थैंक यू।